भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ओम प्रकाश राजभर ने 10 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया है और वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देते हैं क्योंकि वे कभी असदुद्दीन ओवैसी से गले मिलते हैं तो कभी वे अखिलेश यादव को ये कहकर महिमा मंडित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सबसे ज़्यादा सक्षम समाजवादी पार्टी है। तो फिर तुम क्यों मोर्चा बनाए फिर रहे हो? तुम क्यों फिर जो है सरकार बनाने की बात करते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जिस पे सारे देश की निगाहें हैं। वो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भागीदारी संकल्प मोर्चा हर हाल में जीतना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं उससे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो सकेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ओम प्रकाश राजभर ने 10 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया है और वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देते हैं क्योंकि वे कभी असदुद्दीन ओवैसी से गले मिलते हैं तो कभी वे अखिलेश यादव को ये कहकर महिमा मंडित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सबसे ज़्यादा सक्षम समाजवादी पार्टी है। तो फिर तुम क्यों मोर्चा बनाए फिर रहे हो? तुम क्यों फिर जो है सरकार बनाने की बात करते हो? इसी तरह कांग्रेस जो मरणासन अवस्था में है उसने भी मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वो चाहे पूर्व सांसद राशिद अलवी हों, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। इसी तरह से बसपा की प्रमुख बहन मायावती ने दो मुसलमान प्रवक्ता नियुक्त कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही मुसलमानों का राग अलाप रही है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों पर एक तरह से कुठाराघात भी हुआ है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से दहशतज़दा हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो कमज़ोर होने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है। अगर ओम प्रकाश राजभर ईमानदारी से और तत्परता से डटें और चुनाव लड़ें और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब असदुद्दीन ओवैसी और क्षेत्रीय मुस्लिम नुमाइंदों को एकजुट करते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा को एक साथ लेकर चलें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े होते हुए मोर्चे के बिना किसी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में आराम से नहीं बनेगी। ओम प्रकाश राजभर का प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ हर आदमी हाथ मिलाने को तैयार है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जिसको वो दिन रात कोसा करते हैं और उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता भी ओम प्रकाश राजभर पर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे पूरे दमखम से अभी भी चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और वे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और सभी दलों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की बातें कर रहे हैं। इससे उनकी ताकत बढ़ने के बजाय घट ही रही है क्योंकि जिस तरह का रवैया ओम प्रकाश राजभर लेकर चल रहे हैं और जिस तरह के समीकरण वे बना रहे हैं उससे पिछड़ा और अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता अगर इधर से उधर गया तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विमुख करने का ही मन बनाते हैं, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या ओम प्रकाश राजभर हो, तो फिर ये अलग अलग
राग अलापते हैं तो इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं, यदि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग थोड़ा बहुत राजभर के साथ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में किसी तरह की बहुत ज़्यादा समस्या पेश आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरी तरह से पोलराइज होगा। वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वे सिर्फ एक मतदाता नहीं हैं और वोट बैंक नहीं हैं। यदि मुसलमान मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश का माहौल भी ख़राब होगा और उनको कुछ नहीं हासिल होगा। आज भी हमारे देश में लोकसभा में 23 सांसद मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या ये 23 सांसद कोई ऐसा काम करा सके हैं जिससे मुसलमानों का उत्थान हो सके? बात होती है दमदार नेतृत्व की, तो मैं तो ये कहूँगा मुस्लिम मतदाता उसी व्यक्ति को अपने वोट का उसी व्यक्ति को अपना वोट दें जो पूरी तरह से सक्षम और ईमानदार हो, उनकी लड़ाई विधानसभा से लेके सड़क तक लड़ सके। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो या कांग्रेस का हो या भागीदारी संकल्प मोर्चा का। अगर मतदाता जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगा तभी सही माने में जनप्रतिनिधित्व का ईमानदारी से चुनाव हो सकेगा। और जब ईमानदार और सक्षम व्यक्ति विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का भी विकास होगा और उनकी बातों को विधानसभा में ईमानदारी से उठाया जा सकेगा। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को वोट दे देना कि वो तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारी जाति का है, तुम्हारे क्षेत्र का है या तुम्हारा पड़ोसी है या तुम्हारी मदद करने वाला है, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। वास्तविक तौर पर लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब मतदाता बढ़ चढ़ कर जागरूक होकर अपने मत का इस्तेमाल करे और उसी व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाने का काम करे। इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास भी होगा। उस जाति उस धर्म वालों को अपने वास्तविक और जायज़ अधिकार मिल सकेंगे। नहीं तो इन्हीं सब चीज़ों में अगर जात और धर्म के नाम पर मतदाता बटे रहे या विभिन्न पार्टियों में मुस्लिम और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की नुमाइंदगी के नाम पर वोट देते रहे तो आम आदमी का भला नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को, मतदाताओं को ये सोचना होगा कि उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चाहिए है या पार्टी का चाटुकार कार्यकर्ता, MP, MLA, मंत्री। नमस्कार।